खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे इस महफिल से। यहाँ हैं दास्तानें और दास्तानों से जुड़े कुछ गाने। इसी प्रोग्राम के माध्यम से हिंदी फिल्मों की चर्चा होती है और उनसे जुड़े लोगों के जीवन की खट्टी मीठी कहानियों से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। चलिए आज के सुहाने सफर पर नजर डालते हैं। आज का पहला किस्सा है इंग्लिश में बनी फिल्म गाइड के डायरेक्टर शूटिंग के दौरान सेट छोड़कर क्यों भागे। यह होगी पहली कहानी। दूसरी कहानी में बताऊंगा उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म को देखने के चक्कर में गोलियां चलानी पड़ी पुलिस को और हो गई 2 लोगों की मौत। ये फिल्म कौन सी थी? उली फिल्म के एक्सीडेंट के बाद जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने हॉस्पिटल में ऐसा क्या देख लिया जिस दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। रफी साहब की शादी का रिश्ता लेकर गए उनके बड़े भाई और जब वापस लौटकर आए तो रफी साहब के साथ साथ अपनी शादी भी तय करके आ गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। जैसा कि आप जानते हैं, देवानंद की फिल्म गाइड इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में बनी थी। इंग्लिश में डायरेक्ट किया था टेड डैन्यूलस्की ने और हिंदी में यह फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। फिल्म के इंग्लिश वर्जन को तो दर्शकों ने डिफरेंट क्लाइमेक्स की वजह से नकार दिया, मगर हिंदी में फिल्म खूब पसंद आई लोगों को। इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान। लेकिन जब यह फिल्म इंग्लिश में बन रही थी, इस फिल्म में वहीदा रहमान को एक सपेरे के साथ डांस सीक्वेंस करना था। सेट पे कास्ट एंड क्रू रेडी थे। सीन के पहले डायरेक्टर ने वहीदा जी से कहा, मैं चाहता हूं कि डांस के दौरान आप अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको आसपास का कुछ पता ही नहीं रहे और इसी मदहोशी में आपको सांप को पकड़ के उसके मुंह पे किस करना है। यार ये तो कुछ अजीब कुछ आता है। वहीदा जी ने सुना तो उन्हें हंसी भी आई और अजीब सा भी लगा। डायरेक्टर साहब को बोले ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब बहस करने लगे कि इंडिया में तो ये आम बात है कि सांप निकलते हैं, लोग सांप से नहीं डरते हैं। बल्कि वेस्ट वालों का मैं एक बात हूँ कि वेस्ट के बहुत सारे देश अभी भी हैं जहाँ पे हमारे देश के बारे में कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ साधुज एंड स्नेक चार्मर्स। वहीदा जी ने कहा आपको इंफॉर्मेशन गलत है। सांप पकड़ना एक अलग बात है और किस करना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो इंडिया में हर कोई नहीं करता, सिर्फ एक्सपर्ट लोग करते हैं। और माफ कीजिएगा, मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं। काफी बहस के दौरान चलते ही अचानक हैवी लाइट्स भी बहुत थी सेट के ऊपर, तो जो सांप पिटारे में बंद थे वो बौखला गए और वो जो सांप था वो छूटकर भाग निकला। जैसे ही खबर फैली कि सांप भाग गया है तो भगदड़ मच गई, पूरा कमोशन, लोग भाग रहे हैं। इसी बीच वहीदा से बात कर रहे डायरेक्टर के कान में जैसे ही खबर पड़ी तो वो सबसे पहले अपनी जान बचा के भागे। कुछ देर के बाद लोगों की मशक्कत के बाद सांप पकड़ा गया। तब डायरेक्टर साहब को बुलाया गया। वहीदा जी ने कहा आप तो डर के मारे भाग निकले। तब डायरेक्टर ने कहा मैं थोड़ी ना आपकी तरह इंडियन हूं, मैं तो इंग्लिश हूं, मुझे तो सांप से डर लगता है। वहीदा जी ने कहा भैया आपकी तरह मुझे भी सांप से डर लगता है, इसलिए आप ये सांप को किस करने वाला आइडिया छोड़ दीजिए और बाकी गाना सही तरह से शूट कीजिए। तब कहीं जाकर डायरेक्टर को समझ में आया कि सांप कितना खतरनाक होता है और जिस काम को करने के लिए वो कह रहे थे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। 1970 में एक फिल्म आई, जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गोल्डी साहब ने, यानी कि विजय आनंद साहब ने, स्टारिंग देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ। इस फिल्म ने बहुत धूम मचाई और बन गई 1970 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इस फिल्म की कुछ शूटिंग जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। इसी वजह से यह फिल्म जब जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में रिलीज हुई तो वहां के लोगों में इस फिल्म को देखने का
ज्यादा ही उत्साह था। ऑब्वियसली लोग सिनेमा हॉल्स के सामने देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। भीड़ इतनी हो जाती थी कि कभी कभी तो पुलिस को बुलाकर उसे काबू में करना पड़ता था। इतना क्रेज था इस फिल्म का जमशेदपुर में। इसी दौरान एक दिन हुआ यूं कि जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में लोग इस फिल्म को देखने टूट पड़े। लोगों की भीड़ टिकट विंडो के बाहर इतनी लग गई कि आपस में धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की हुई, बात बढ़ गई, बात बढ़ गई, बात झगड़े तक पहुंच गई। झगड़ा एक मॉब फ्यूरी के रूप में बदल गया। लोगों का हुजूम इतना बढ़ गया कि सिनेमा हॉल के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मामला हाथ से निकला जा रहा है। लोग गुस्से में भड़क के सिनेमा हॉल के दरवाजे तोड़ने पर आमादा हैं, आसपास खड़ी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। इस वजह से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस आई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की भीड़ को, भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से भी बात नहीं बनी तो पुलिस को मजबूर होकर आखिर में गोली चलानी पड़ी और गोलियां लग गई 2 मासूम बच्चों को, जिनकी मौके पर ही डेथ हो गई। संभवतः यह पहला ऐसा केस है जब किसी फिल्म के लिए लोगों में इतना पागलपन था कि इस पागलपन की वजह से जो कमोशन हुआ, उस कमोशन ने, इस पागलपन ने, उस उन्माद ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। ये दोनों मरने वाले जमशेदपुर के ही पीएस हाई स्कूल के छात्र थे। इस घटना के बाद नटराज थिएटर को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और बाद में जब इस फिल्म को वहां दोबारा लगाया गया कुछ अरसे के बाद, तो प्रशासन का इंतजाम और पुलिस की कड़ी व्यवस्था की निगरानी में जॉनी मेरा नाम का शो आरंभ हुआ। जॉनी मेरा नाम। सिमी ग्रेवाल जी का जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन बचपन लंदन में बीता। एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 15 साल की उम्र में ही आ पहुंची सपनों की नगरी मुंबई। हिंदी फिल्म्स में शुरुआत तो हुई 1962 से, मगर नोटिस की गई फिल्म मेरा नाम जोकर से। इस फिल्म के समय ही उन्हें फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म डेज एंड नाइट्स इन द फॉरेस्ट भी मिली। करियर की शुरुआत में ही बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करना बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद एक और फिल्म कर्ज से वो और लाइमलाइट में आई। इस फिल्म में उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया। 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद और 100 से ज्यादा अवार्ड रिसीव करने के बाद इस अभिनेत्री को सब कुछ मिल जाने के बावजूद एक कमी हमेशा खलती रही, बनी रही, और वो थी संतान का ना होना। बिना औलाद के एक औरत की क्या दशा होती है, ये बात लोग समझ सकते हैं। अधूरा सा जीवन, खालीपन। और ऐसा ही सिम्मी के साथ भी हो रहा था कि अचानक जिंदगी में एक मोड़ आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को गोद ले लेंगी। वो एक ऑर्फनेज में गई और एक बच्ची को देखते ही बस ममता उमड़ पड़ी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगी। बच्ची को एक रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाया गया था और उस बच्ची का नाम रखा गया विजया। उन्होंने जब उस ऑर्फनेज के जो सेक्रेटरी हैं उनको अपने दिल की बात बताई कि मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूं, तो एडॉप्शन के नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार कस्टडी मिलने के लिए आश्रम ने बच्ची की पिक्चर को अखबार में छापा और सिमी जी को इन्फॉर्म किया कि 3 महीने तक अगर इसके पेरेंट्स इसके लिए क्लेम नहीं करते हैं तो बच्ची विजया सिमी जी की हो जाएगी। सिमी जी के मन में उस बच्ची के लिए ममता उमड़ रही थी और सिमी जी को लग रहा था कि बस अब उनकी संतान उन्हें मिल गई है। लेकिन ये कानूनी जो नियम कायदे थे वो बीच में आ रहे थे
बच्ची अभी बाहों में समाई नहीं थी आके। बच्ची ने अभी मां या मम्मी बोलना शुरू नहीं किया था उन्हें। सिमी जी का एक एक दिन सालों की तरह कट रहा था और इस तरह 2 महीने निकल गए और कोई नहीं आया। अब सिमी जी के बीच में और बच्ची विजया के बीच की दूरी बस कुछ ही दिनों की थी। और लीजिए वो दिन आ गया जब सिमी जी को आश्रम वालों ने कहा कि बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 2 महीने तो पूरे हो चुके हैं, अभी तक किसी ने भी बच्ची को क्लेम नहीं किया है। और सिमी जी को अचानक 3 महीने पूरे होने में जब कुछ ही दिन बाकी थे, तभी आश्रम ने इन्फॉर्म किया कि बच्ची विजया के असली मां बाप मिल गए हैं और वो अपनी बच्ची को लेने आ रहे हैं। जिस बच्ची के लिए इतने सपने सजो के बैठी थी सिमी ग्रेवाल, वो सपने एक सूचना से बिखर गए, टूट गए। जो दिल अभी कुछ पल पहले खुशियों से भरा हुआ था, जहां ममता उमड़ रही थी, वहां सब कुछ बदल गया, टूट गया। मगर इस घटना के बाद वो इतनी आहत हो गई थी, इतनी टूट चुकी थी, इतनी शैटर्ड थी कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेंगी और सारी उम्र संतान के बगैर बिता देंगी। अमिताभ बच्चन कुली की शूटिंग के दौरान घायल हुए और हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। न जाने कितने डॉक्टर्स उनको बचाने में लगे थे, दुनिया भर से मदद मिल रही थी। स्पेशल मेडिसिन्स रोज सिंगापुर से, लंदन से, अमेरिका से आ रही थी। और ये सब इस कारण से था कि वो उस मुकाम पे थे जहां वो ये एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते थे। वो संपन्न थे, शायद इसलिए वो इस हादसे के बाद बच भी गए। उनका कहना है कि उस वक्त हॉस्पिटल में उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर उनकी जगह ऐसा कोई इंसान होता जिसके पास ये सब अफोर्ड करने को नहीं होता, जो दौलतमंद नहीं होता, रसूखमंद नहीं होता, तो उसका अंजाम अंत कैसा होता? क्या वो जिंदा रह पाता? क्या उसके लिए कोई अस्पताल, कोई संस्था मदद करने को आगे बढ़ती? वो बताते हैं कि इसी दौरान उनके पास के ही वार्ड में एक छोटी सी बच्ची का इलाज चल रहा था जिसे गैंग्रीन हो गया था, अंग सड़ने लगे थे। जो डॉक्टर उन्हें अटेंड करने आता था, उसने उस बच्ची के बारे में अमिताभ बच्चन को बताया भी, और यह भी बताया कि उसके परिवार के पास बच्ची के इलाज के पैसे नहीं हैं। अगर बच्ची को स्पेशल मेडिसिन्स नहीं दी गई तो बच्ची शायद बच भी नहीं पाए। उस डॉक्टर ने अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट की कि अगर आप चाहें, क्या आप उसके लिए कुछ जरूरी दवाएं सिंगापुर से मंगवा सकते हैं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि वो दवाएं उस बच्ची के लिए अमिताभ बच्चन ने मंगवा दी। खास मेडिसिन से बच्ची को आराम मिला, बच्ची स्वस्थ हो गई, हॉस्पिटल से चली भी गई, उसे छुट्टी दे दी गई। अमिताभ इस बात से खुश थे कि उस बच्ची की हालत में सुधार हुआ, मगर उस बच्ची की मां ने जो बात डॉक्टर से कही उसे सुनकर वो अंदर तक कांप गए। वो बताते हैं कि जब डॉक्टर ने मां से कहा कि हम आपकी बच्ची के लिए बाहर से विदेशी दवाई मंगाई है जो बहुत इफेक्टिव है, हम उन दवाओं को लेकर उसे बचाने की कोशिश करेंगे, और ये दवाएं खास तौर पर विदेश से आ रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उस दुखी मां ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बच्ची को अब कौन सी दवाएं दोगे, उन दवाओं का उस पर क्या असर होगा, वो बच पाएगी कि नहीं, मगर ये दवाएं मेरी बच्ची के लिए कौन लाया है, ये दवाइयां कितने की हैं, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास अब अपनी बच्ची को बचाने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास अब आपको देने को कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन को इस घटना ने विचलित कर दिया। यह हमारे देश की सच्चाई है।
कड़वी हकीकत है। बात करेंगे रफी साहब की और उनकी दूसरी शादी की। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद रफी साहब ने दूसरी शादी की बिल्किस बेगम से। इस शादी का बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनिए। हुआ यूं था कि रफी साहब ने बेगम बिल्किस को कहीं देख लिया था और उसी दिन से ये ख्वाहिश कर बैठे कि इनको ही बनाऊंगा अपनी बेगम। ये बात उन्होंने अपने बड़े भाई हमीद मियां को बताई। तो हमीद यानी रफी साहब के बड़े भाई रफी साहब का रिश्ता लेकर पहुंच गए बिल्किस जी के घर और बिल्किस जी के अब्बा से कहा कि मैं आपकी बेटी बिल्किस का हाथ अपने छोटे भाई रफी के लिए मांगने आया हूं। बिल्किस जी के वालिद साहब अब्बा बड़े गर्म मिजाज के थे, गुस्से में भर गए, आंखें लाल। उन्होंने हमीद भाई को गुस्से में बोल दिया कि छोटी की शादी कर दूं और बड़ी को क्या कुएं में धकेल दूं। आप समझ रहे ना, पुराने जमाने के लोगों की बात थी कि पहली बड़ी की शादी होगी, वो एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि छोटी की शादी क्या तुम रिश्ता मांगने आए हो कि तुम्हारे भाई के साथ में बिल्किस की शादी कर दूं, मेरी एक और बेटी है उसको क्या कुएं में धकेल दूं। बिल्किस जी की जो बड़ी बहन थी, बाजी थी, उनके रिश्ते नहीं आते थे तो वालिद साहब बहुत टेंशन में रहते थे। जो रिश्ता आता था वो बिल्किस के लिए आता था, इसलिए वालिद साहब बड़े चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे। इसीलिए उन्होंने कड़क होकर हमीद को कह दिया कि जब तक मेरी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हो जाता तब तक खबरदार जो बिल्किस के निकाह की बात भी की तो। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसे फादर सोचने की कोशिश करो। ये बात हमीद भाई ने सुनी और हमीद भाई ने एक निर्णय ले डाला और कहा कि देखिए, मैं यहां पर अपने छोटे भाई के रिश्ते की बात करने आया हूं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बड़ी बेटी से निकाह करने को तैयार हूं। आप बस अपनी छोटी बेटी का निकाह मेरे छोटे भाई रफी के साथ कर दें। तो इस तरह रफी साहब की शादी करवाने गए थे और लौट के लेके आ गए हमीद भाई अपनी भी दुल्हन। हिंदी सिनेमा में 1950 से 60 तक ये वो दौर था जब आम आदमी सिंगर्स के चेहरों से वाकिफ नहीं था, क्योंकि ये वो वक्त था जब रेडियो आम मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसलिए लोग आवाज पहचान लेते थे, चेहरा नहीं। इसके अलावा फिल्मी मैगजीन्स हों या और कोई मीडियम, वहां सिंगर्स की तस्वीरें छापने का ट्रेंड सेट नहीं हुआ था। तस्वीरें सिर्फ हीरो हीरोइंस की छपा करती थी और सिंगर्स के लाइव शोज भी बहुत रेयर थे। इसलिए अगर कोई रफी, कोई लता, कोई मुकेश सड़क से गुजर जाता था तो लोग अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते थे। बात 1963 की है। मुकेश जी दर्शन करने शिरडी गए, अक्सर जाते थे, साईं बाबा के भक्त थे। तो इस बार जब वो शिरडी पहुंचे तो उन्होंने मंदिर जाने के लिए एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसमें बैठकर मंदिर की तरफ चल पड़े। अब संयोग देखिए, रास्ते में रिक्शा चलाने वाला एक गाना गुनगुना रहा था और ये गाना मुकेश जी का था। मुकेश जी थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे और फिर जब रिक्शे वाले ने मन भर के मुकेश जी का गाना गा लिया, तब मुकेश जी ने कहा, यार किसी और अच्छे गायक के गाने सुनाओ, ये क्या बेकार के गाने लगे हुए हैं। अब जो हुआ इसकी उम्मीद मुकेश जी को बिल्कुल नहीं थी। मुकेश जी की बात सुनकर जम के ब्रेक मार दिया रिक्शे वाले ने और बोला, अगर आपको ये सिंगर पसंद नहीं है तो भाई साहब उतर जाइए मेरे रिक्शे से। हाँ जी, मैं तो इसी बंदे के गाने गाता हूं और गुनगुनाता हूं। आपको अगर तकलीफ है तो दूसरा रिक्शा ले लो, आपके लिए मैं
अपनी पसंद की आवाज बदल नहीं सकता हूं। और भड़क गया रिक्शे वाला। मुकेश जी ने समझाने की कोशिश की कि भाई नाराज ना हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आपकी जो मर्जी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बताइए गाने हैं किसके? आप जिसके गाने सुन रहे हो, जिसकी बात को लेकर, मेरी बात को लेकर इतना भड़क गए हो, आप जानते हैं गाने किसके हैं? तो रिक्शे वाले ने कहा भाई ये गाने मुकेश के हैं। मुकेश जी ने अपनी जिंदगी में बड़े फैन देखे थे, लेकिन ऐसा फैन नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे ज्यादा दे दूंगा, आप मुझे दर्शन करवा कर वापस छोड़ दो। और बिल्कुल रास्ते में जो आपकी पसंद है, मतलब मुकेश जी उन्हीं के गाने सुनाना। रिक्शे वाला मान गया, दर्शन करवाने ले गया। अब बारी थी वापस आने की। जब वापस आ रहे थे तो बातों बातों में मुकेश जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तब रिक्शे वाले ने बताया मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, मंदिर के बाहर साईं की तस्वीर बेचती है, एक लड़का है, लेकिन मेहनत मजदूरी करता हूं मैं, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस लड़के को, अपने बेटे को स्कूल भेज पाऊं। मुकेश जी ने उस रिक्शे वाले से कहा बहुत बड़े फैन हो तुम मुकेश के, चलो मैं तुम्हें मुकेश से मिलवा देता हूं, मैं मुकेश को जानता हूं। रिक्शे वाले ने कहा बाबू क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? मेरे पास कहां इतने पैसे हैं कि मैं बॉम्बे जाऊं, और देखो जी सेठ, मुकेश जी मुझसे क्यों मिलेंगे? मुकेश ने कहा तू इसकी चिंता मत छोड़, मुकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके बाद मुकेश जी उस रिक्शे वाले को अपने पैसे से बॉम्बे ले आए और लेके पहुंचे सीधा अपने घर। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बेटे नितिन से कहा इसको अटेंड करो, मैं अभी नहा धोकर वापस आता हूं। बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे वाले को हॉल में बिठाया गया। उसी हॉल में मुकेश जी की एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था मुकेश चंद्र जोरावर चंद्र माथुर। इस तस्वीर को देखकर उस रिक्शे वाले भाई ने नितिन से पूछा कि यह तस्वीर तो इन साहब की है, क्या इनका भी नाम मुकेश है? नितिन ने जवाब दिया जी हां। अब रिक्शे वाले ने पूछा ये करते क्या हैं? मुकेश जी के बेटे नितिन ने कहा फिल्मों में गाना गाते हैं, ये वही मुकेश हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रिक्शे वाले की हालत क्या हो गई होगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के दर्शन पाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूं, वो इंसान पिछले 2 दिन से मेरे साथ था, मेरे करीब। और जब मुकेश जी नहा धो के वापस आए तो वो रिक्शे वाला उनके चरणों में लेट गया। मुकेश जी ने कहा तुम्हारे चरणों में नहीं, यहां मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। फैंस की जगह चरणों में नहीं हृदय में होती है। वो रिक्शे वाला 2 दिन तक बंबई में रहा। मुकेश जी ने उसे रिक्शा खरीदने के पैसे दिए और हर महीने उसके बच्चों की पढ़ाई का पैसा देने का वादा करते हुए उसे वापस शिरडी भेज दिया। मुकेश जी ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे दयावान लोग जिनके मन में किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे, है ना। मुकेश जी जैसे लोग जो महान कलाकार होते हैं और उससे भी बढ़कर होते हैं इंसान, बहुत कम जन्म लेते हैं, बहुत कम। आज मैं आपसे विदा लेता हूं। उन्नति के पथ पर तुम बढ़ते रहो अग्रसर, हम अगर संभव हुआ तो रास्ते में फिर मिलेंगे। गीत होंगे, कहानियां होंगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम।